है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के सेकेंड यूनिट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम जैसे ही हमारे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमको एमसीक्यू के यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आप लोग के लिए। तो आज हम अपने नोट्स से लेकर आए हैं 45 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं पाश्चात्य राजनीति विचारक के, जो हमारा यूनिट 2 है। इससे पहले यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जा कर के उसको आप देख सकते हैं, वहाँ भी 45 क्वेश्चन कराया गया है। और आज यूनिट 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के 45 क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे, जो काफ़ी ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इसके क्वेश्चन के नंबरिंग पे नहीं जाना है कि ये 31 है, एक्चुअली ये मेरा नोट्स है और वहाँ से हम इसको लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे टोटल आपको 45 क्वेश्चन करा देंगे, गन्ने पर आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ के नंबरिंग से नहीं घबराना है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन है कि किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। मतलब इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। तो वो है पीटर विंच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर विंच। राइट आंसर हो जाएगा पीटर विंच, ठीक है। पीटर विंच इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा ऑथर एंड कंसेप्ट से। ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? और एक साइड ऑथर का नाम है, एक साइड कंसेप्ट का नाम है। एक्चुअली यहाँ पे जो है मैचिंग किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ये नोट्स है मेरा, और इसको जो भी यहाँ मैचिंग है वो सही है, बस इसको आप याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इसको मिक्स करके देगा इधर उधर और वो आपको मिलान करना रहेगा। फर्स्ट है जस्टिस एज फेयरनेस। यह कंसेप्ट किसने दिया? तो वो है जॉन रॉल्स ने दिया। सेकंड है प्राइमरी गुड्स रिकंसिडर्ड। ये कंसेप्ट किसने दिया? तो जॉन सी हार्शनेई ने दिया था। थर्ड है इक्वालिटी ऑफ व्हाट। ये कंसेप्ट किसका है? तो रिचर्ड जे आर्नेसन का। चौथा है द मैक्सिमम प्रिंसिपल। ये कंसेप्ट किसने दिया? तो एलेक्स कैलेनिकोस ने दिया था। तो ये कंसेप्ट और ऑथर का मैचिंग है हमारा। फर्स्ट क्या था? जस्टिस एज फेयरनेस। वो किसने दिया था? तो जॉन रॉल्स ने दिया था। सेकंड कंसेप्ट है प्राइमरी गुड्स रिकंसिडर्ड। ये किसने दिया? तो जॉन सी हार्शनेई ने दिया था। थर्ड है इक्वालिटी ऑफ व्हाट। ये किसने दिया? रिचर्ड जे आर्नेसन ने दिया था। फोर्थ है द मैक्सिमम प्रिंसिपल। ये किसने दिया? तो एलेक्स कैलेनिकोस ने दिया था। किसने दिया था? एलेक्स कैलेनिकोस ने दिया, ठीक है। तो हम फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं इसको। किसने नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है? मतलब एक पॉलिटिकल थिंकर है जिनको नागरिक शक्ति की परिभाषा दिया गया है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस परिभाषा को पढ़ना है और बताना है कि किनका है ये। देखिए, संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। ये किनका कहना है कि संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। तो ये किनका है? जॉन लॉक का है। किनका स्टेटमेंट है ये? जॉन लॉक का।
एग्ज़ाम में आपके यूजीसी नेट के बहुत सारे स्टेटमेंट कथन पूछे जाते हैं, कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किनका कथन है, तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन इस बात से सहमत थे कि, अब देखिए यहाँ भी विचारक का ही बताना है, कौन इस बात से सहमत थे कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। ठीक है ना, क्या कह रहे थे, किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। तो वो विचारक थे कौन, J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल थे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो वो है, किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख इपिक थ्योरी के रूप में किया था। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख इपिक थ्योरी के रूप में किया, तो वो है शेल्डन वॉलिन। शेल्डन वॉलिन, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है फ्रेंड, तो उसके लिए हम सॉरी माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि ये जो है कि नोट्स टाइप का है, ठीक है ना, क्वेश्चन फॉर्मेट पूरा आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा उसको कंप्रोमाइज़ करें। हालांकि कंटेंट क्वालिटी एकदम बेस्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। चलिए अब हम फिर मैचिंग की तरफ चलेंगे, जहाँ एक प्लेटो के संवाद दिया गया है और उस संवाद का मुख्य विषय क्या रहा है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है सिम्पोशियम। सिम्पोशियम प्लेटो का संवाद है एक, ठीक है ना, जिसमें प्रेम की तत्व मीमांसा विषय पर चर्चा की गई है। सिम्पोशियम में प्रेम की तत्व मीमांसा पर चर्चा की गई है। दूसरा है फिलेबस। दूसरा क्या है, फिलेबस, जिसमें विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना, इसमें चर्चा की गई है। पहला है सिम्पोशियम, जिसमें प्रेम की तत्व मीमांसा मुख्य विषय पर चर्चा की गई है। दूसरा है फिलेबस, जिसमें विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना इनका मुख्य विषय रहा है। अगला है टाइमियस, जिसमें भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र इसका मुख्य विषय रहा है। चौथा है रिपब्लिक। जो रिपब्लिक है वह राजनीति का क्षेत्र इसमें मुख्य विषय रहा है। ये रिपब्लिक भी प्लेटो का संवाद है, जिसका मुख्य विषय राजनीति का क्षेत्र है। टाइमियस ये भी प्लेटो का संवाद है, जिसका मुख्य विषय भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र रहा है। उसी तरह फिलेबस है, जिसका मुख्य विषय विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना रहा है। ठीक है, फिर है सिम्पोशियम, जिसका मुख्य विषय प्रेम की तत्वमीमांसा रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार, क्यों। हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार, ऐसा क्यों है, इसका कारण बताना है। तो वो कारण है कि उन्होंने कारण दिया कि सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। सत्ता जो है वह अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार। फिर है अगला क्वेश्चन, किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है। तो वह जैकब टालमोन। कौन है, जैकब टालमोन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था। किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था। तो वो है कृषक वर्ग। कृषक वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका पर माओ ने बल दिया, जो उनका सर्वाधिक मौलिक योगदान माना जाता है। अगले हम चलेंगे, वो भी मैचिंग है, ठीक है ना फ्रेंड। तो वो मैचिंग है, मार्क्स की रचना दिया गया है और वो किस विषय से संबंधित है वो दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देखिए पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट ये किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की रचना है, जिसका विषय रहा है विसंबंधन यानी एलिनिएशन, अलगाव, ठीक है ना। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, जिसका विषय रहा है अधिशेष मूल्य, सरप्लस वैल्यू, ठीक है ना। जो सरप्लस वैल्यू जो है वो श्रमिकों को नहीं दिया जाता है, उसका मालिक रख लेता है। अगला है 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट, ठीक है ना। 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट, जिसका विषय है राज्य की अपेक्षिक स्वायत्तता। 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट का विषय क्या है, राज्य की अपेक्षिक स्वायत्तता।
अगला है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, जिसका विषय है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम कार्ल मार्क्स की रचना है, जिसका विषय क्या है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या सही है। मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में तो देखिए यहाँ लिख दिया गया ही है उसका डायरेक्ट आंसर कि मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है तथा इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। ये आपके 2 स्टेटमेंट मतलब 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसमें से मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या सही वो पूछा जाएगा। तो इसमें ये 2 स्टेटमेंट सही है। पहला है कि इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। दूसरा है कि इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके, और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको। यहाँ भी स्टेटमेंट टाइप का है और ये सभी स्टेटमेंट देखना है यहाँ पर। तो देखिए क्या किसके बारे में, शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषता। पहला कथन है यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। ये भी सही है। अगला है सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। ये भी सही है। फिर है कि 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। ये भी सही। यानी यहाँ पे चारों कथन शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं और वो सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि रूसो की समान इच्छा जनरल विल का अर्थ क्या है। रूसो की समान इच्छा की चर्चा है, ठीक है ना, और ये बहुत ही फेमस चीज़ है। इसके बारे में हर राजनीति विज्ञान के छात्र जानते हैं। रूसो की समान इच्छा का अर्थ क्या है, तो वो है यथार्थ की इच्छा यानी रियल विल। ये यथार्थवाद पे ज़्यादा जोर दिए हैं, इसलिए यथार्थ इच्छा समान इच्छा का अर्थ यथार्थ इच्छा होता है यानी रियल विल। अगला क्वेश्चन है कि किसने गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया और कहा कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। ये किनका कहना है, तो वो है J.S. मिल का कहना है यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं, J.S. मिल ने कहा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। तो वो है कि अरस्तु के अनुसार कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि नहीं करती है पूछा गया है, ठीक है ना, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। हम लोग एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं सब चीज़, लेकिन उसमें नहीं पूछा गया वहीं भूल जाते हैं, ठीक है ना, जो है वो बता देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो नहीं है वो बताना है। तो चलिए हम सब स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके हिसाब से समझेंगे इसको। तो यहाँ पे दे रहा है पहला कथन में कि किसी विशेष स्थान का निवासी होना, तो ऐसा नहीं है। ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार, ये भी गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। तीसरा है वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं वो भी नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी नागरिक के वंशज होने पर, ये सही है, लेकिन हमको यह नहीं पूछ रहा है। तो नहीं में कौन कौन हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 ठो हो जाएगा, जो तीनों गलत स्टेटमेंट है और इसमें गलत ही पूछा गया है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने लिखा था कि राज्य एक पूर्णतया
तर्क शक्ति है। राज एक पूर्णतः तर्क शक्ति है, किसने लिखा था? तो वो है हीगल ने लिखा था। हीगल ने लिखा था कि राज एक पूर्णतः तर्क शक्ति है। अगला फिर हम लोग का मैचिंग है कि उत्तर व्यवहारवाद कंसेप्ट और थिंकर, कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर का वो मैचिंग करना है। तो यहाँ पहले से ही दिया हुआ है कि उत्तर व्यवहारवाद किसका है? डेविड ईस्टन का है। उत्तर व्यवहारवाद डेविड ईस्टन का है, ठीक है ना, डेविड ईस्टन का है। फिर है उपयोगितावाद, ये किसने का है? बेंथम ने दिया है। उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया? बेंथम ने दिया, ये भी सही है। विरोधाभास का विचार माओ त्से तुंग ने दिया, ये भी सही है। द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, ये किसने दिया? हीगल ने दिया, ये भी सही है। यानी चारों को चारों स्टेटमेंट यहाँ सही दिया गया है आपको, इसको याद कर लीजिएगा। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि किसने स्वतंत्रता को किए जाने योग्य तथा आनंदकारी कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? तो वो है हमारा T.H. ग्रीन। कौन है? T.H. ग्रीन है वो, जिसने स्वतंत्रता को किए जाने योग्य तथा आनंदकारी कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि लॉक के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा अधिकार बाकी दो अधिकारों को समाहित किए हुए है? लॉक के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा अधिकार बाकी दो अधिकारों को समाहित किए हुए? तो चलिए इसका ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 4 ऑप्शन है। संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, ये 4 ऑप्शन दिया गया। और इसमें कह रहा है कि जॉन लॉक के अनुसार इसमें 2 ऐसे अधिकार हैं जो बाकी के 2 जो बच जाएंगे उसको भी अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी अपने अंदर शामिल कर लेता है। तो चलिए देखिए कौन कौन होगा। इसको आप पॉज करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। जो संपत्ति का अधिकार जो है वह जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों अपने अंदर समाहित कर लेता है। देखिए यहाँ पे आप वेन डायग्राम बना करके दिखाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि नीचे में स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये दोनों संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। यानी अगर संपत्ति का अधिकार किसको दे दिया जाए तो उसको स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये किसके अनुसार? तो जॉन लॉक के अनुसार। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा मैच द फॉलोइंग है। इसमें आइडिया और थिंकर का मिलान करना है कि ये विचार किस विचारक के हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला विचार है कि वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसका है? तो जॉन रॉल्स का है, बिल्कुल सही है। फिर है नागरिक जन समाज यानी सिविल सोसाइटी, किसने दिया? तो जॉन लॉक ने दिया। फिर है प्रभुत्व, हेजीमनी का आइडिया किसने दिया? तो एंटोनियो ग्राम्स्की ने दिया था। संप्रभुता, सोवरेनिटी का आइडिया विचार किसने दिया? तो बॉडिन ने दिया था। संप्रभुता सोवरेनिटी का विचार किसने दिया? बॉडिन ने दिया। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो वो भी हमारा मैच द फॉलोइंग है, जिसमें सिद्धांत और विचारक की ही बात हुई है। तो चलिए देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? मैकियावेली ने दिया। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकियावेली ने दिया। सहमति का सिद्धांत किसने दिया? तो वो जॉन लॉक ने दिया। व्यक्तिवादी सिद्धांत किसने दिया? तो हॉब्स ने दिया। और स्वतंत्रता का सिद्धांत किसने दिया? तो वो रूसो ने दिया। यानी हमारा चारों का चारों ऑप्शन यहाँ सही है। एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको, जितना बार इसको ज़्यादा रिपीट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कौन दिया? मैकियावेली ने। सहमति का सिद्धांत कौन दिया? जॉन लॉक ने। व्यक्तिवादी सिद्धांत किसने दिया? हॉब्स ने। स्वतंत्रता का सिद्धांत किसने दिया? तो रूसो ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये भी मैच द फॉलोइंग है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि फिलोसफर किंग प्लेटो, ठीक है ना, फिलोसफर किंग प्लेटो और प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी मैकियावेली, टाइम स्पिरिट हीगेल और क्या है सावित्री, ये अरविंदो की रचना है, ठीक है ना। हाँ ये बुक है।
फिलोसफर किंग, प्लेटो, प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी, मैकियावेली, टाइम स्पिरिट, हीगल, सावित्री, अरविंदो। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दायित्व यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? राजनीतिक दायित्व पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वो है फ्रेंड हमारा टी.एच. ग्रीन। कौन हो जाएंगे? टी.एच. ग्रीन हो जाएंगे। राजनीतिक दायित्व पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत किसने दिया? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन थ्योरी टी.एच. ग्रीन ने दिया था। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो वो है हमारा एजर्शन एंड रीजन है, अभिकथन और कारण है। पहला स्टेटमेंट अभिकथन में एक कथन दिया गया है और दूसरा में उसका कारण बताया गया है। तो ये बताना है कि दोनों में कौन सही है या दोनों सही है। दोनों सही है तो उसका कारण, पहले कथन का कारण दूसरा है या नहीं है, ये भी बताना है। पहले तो हमको चेक करना है कि पहला सही है कि नहीं है, दूसरा सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर सही हो गया तो बताना है कि पहले कथन का ये नीचे वाला कारण है या नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पहला है कि नॉजिक स्वेच्छावादी था। रॉबर्ट नॉजिक क्या था? स्वेच्छावादी था। ठीक है ना। नॉजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथायोचित संपत्ति का समर्थन किया। इसको जब भी पढ़िएगा तो पहले स्टेटमेंट के पढ़ के और कारण में जो होगा उसमें उसके बीच में क्योंकि लगा कर पढ़ा जाएगा। जैसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नॉजिक स्वेच्छावादी था क्योंकि नॉजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथायोचित संपत्ति का समर्थन किया। ठीक है ना। क्या लग रहा है? स्टेटमेंट क्या बैठ रहा है? नॉजिक स्वेच्छावादी था क्योंकि नॉजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथोचित संपत्ति का समर्थन किया था। दोनों सही है और व्याख्या भी है। देखिए ना, क्योंकि इसमें दोनों कथन के बीच क्योंकि लगाकर बैठे हैं तो पढ़े हैं तो लग भी रहा था कि इसका कारण ये दे रहा है। तो उसी हिसाब से आपको ही पढ़ना है एग्ज़ाम में अपना। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई। यानी अल्पसंख्यक मत की समस्या किसने सुलझाई? ठीक है ना। माइनॉरिटी वोट की समस्या किनके द्वारा सुलझाई गई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक मत की समस्या किनके द्वारा सुलझाई गई? तो वो है जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। अल्पसंख्यक मत की समस्या सुलझाने वाले जॉन लॉक हैं। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। कितना निश्चित की है? तो 5040 व्यक्ति। ये ऑप्शन बहुत इसमें देगा, 40-50 देगा, 40-45 देगा, 40-55 देगा और 50-40 देगा। तो इसको याद कर लीजिएगा 50-40। ऐसे 5040 कहने के बजाय 50-40 इसको याद रखिए कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 50-40 निश्चित की है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य में कितने व्यक्ति रह सकते हैं? 50-40 व्यक्ति रह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ? किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन हो सकते हैं, हेगेल या कार्ल मार्क्स। ठीक है ना। तो वो तो यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ क्या पूछ रहा है? लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति, तो उससे प्रथम बार पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या है? प्रथम बार पूछा जा रहा है, इसलिए वो दोनों होंगे नहीं, हेगेल और कार्ल मार्क्स। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होंगे? प्लेटो होंगे। ठीक है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण से संबंधित है। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे पढ़ना है। इसको पढ़ना है, अभिकथन असर्शन है पहला कि मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्टि करता है क्योंकि द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। सोचिए क्या होगा। देखिए, पहला कह रहा है कि मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है क्योंकि द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। क्या होगा? तो यहाँ भी दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि वहाँ देखिए मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है
और क्यों पुष्ट करता है? क्योंकि मैकियावेली ने अपनी किस पुस्तक द प्रिंस का मुख्य ध्येय में उसमें बताया है कि राज्य की एकता में अखंडता लाना है, ठीक है ना। इसलिए सादे साधनों की उपयोगिता के बारे में मैकियावेली ने जोड़ दिया है। तो इन दोनों का मतलब स्टेटमेंट का एक दूसरे से लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? तो ये तो सब जानते हैं कि हॉब्स ने कहा था ये कि पुअर, नास्टी वगैरह जो इसका स्टेटमेंट है इंग्लिश वाला, वो याद रखिएगा कि किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। तो वो हॉब्स ने कहा था। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है इसका इंग्लिश याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जीवन एकाकी, एकाकी जीवन का इसका मतलब होता है सोलिटरी, SOLITARY, सोलिटरी, ठीक है ना। और शुद्ध और क्षुद्र, क्षुद्र मतलब क्या होता है कि बहुत ही मतलब बुरा, ठीक है ना। घिनौना, इसका एक इंग्लिश का एक क्रम है, सोलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, ठीक है ना। तो ये याद कर लीजिएगा। सोलिटरी मतलब जीवन एकाकी, पुअर मतलब गरीब, यहाँ क्षुद्र दिया गया है, और नास्टी मतलब बुरा यानी घिनौना, उसके बाद ब्रूटिश मतलब पाश्विक या पशुवत, ठीक है ना। और शॉर्ट मतलब छोटा या अल्प होगा, ठीक है। तो फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे एक क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ सोचते हैं कि ये कथन है, किसी विचारक का ये कथन है और बताना है किसका है। अंग्रेज़ सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका? बहुत ही फेमस कथन है ये कि अंग्रेज़ सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन है रूसो का। किसका कथन है? रूसो का ये कथन है, बहुत ही फेमस कथन है, अंग्रेज़ों की इसमें टांग खिंचाई हुई है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है ये कि चलिए आंसर आपके सामने देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, इसे तो क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है। कन्फ्यूशियस एक प्राचीन चीनी विचारक ने किस बात पर बल दिया? कन्फ्यूशियस जो एक प्राचीन चीनी विचारक था, उसने किस बात पर बल दिया? तो वो नैतिकता, अच्छा व्यवहार और नैतिक चरित्र पर बल दिया। कन्फ्यूशियस ने नैतिकता, अच्छा व्यवहार और नैतिक चरित्र पर बल दिया था। फिर है प्लेटो एक प्रसिद्ध पश्चिमी दार्शनिक किस लिए जाने जाते हैं? प्लेटो पश्चिमी दार्शनिक है, वो किस लिए जाने जाते हैं? तो तर्क और रूपों, आदर्शों के जगत का समर्थन करने के लिए। तर्क और रूपों यानी आदर्शों के जगत का समर्थन करने के लिए प्लेटो को जाना जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के अनुसार शिक्षा एक न्यायपूर्ण समाज बनाने और सत्य को समझने का एक साधन है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के अनुसार शिक्षा एक न्यायपूर्ण समाज बनाने और सत्य को समझने का एक साधन है। फिर अगला क्वेश्चन है हेगेल एक प्रमुख पश्चिमी दार्शनिक किस लिए जाने जाते हैं? वह तर्क और राज्य को तर्क के मूर्त रूप के रूप में महत्व देने के लिए हेगेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो कि नारीवाद थी, प्रथम नारीवाद की संज्ञा इनको दे सकते हैं, जो नारीवाद की अग्रणी थी, किस लिए जानी जाती है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट? तो इन्होंने महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसर की वकालत की। इन्होंने कहा कि महिलाएं भी तर्क कर सकती है, उनकी भी तर्क क्षमता पुरुषों की तर्क क्षमता के बराबर है, इसलिए दोनों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, इसी की वकालत की। जॉन स्टुअर्ट, अगला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि बहुमत की तानाशाही टिरनी ऑफ मेजॉरिटी लोकतंत्र में बहुमत के उत्पीड़न के खतरे को उजागर करती है, पहला कथन है। दूसरा कथन है हानि सिद्धांत केवल दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को सही ठहराता है, तो ये कथन सही है।
सेकंड नंबर, ठीक है ना। हानि सिद्धांत केवल दूसरे को नुकसान से बचाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को सही ठहराता है। और सेकंड, ये ट्रिनी ऑफ मेजॉरिटी यानी बहुमत की तानाशाही लोकतंत्रों में बहुमत के उत्पीड़न के खतरे को उजागर करती है। ये भी सही है, लेकिन यहाँ ट्रिनी ऑफ मेजॉरिटी का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, तो वो अलेक्सिस डी टॉकविले, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे हम कथन को। सर्वहारा की तानाशाही पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच संक्रमणकालीन चरण का वर्णन करती है। ये सही है, ठीक है ना, ये सही कथन है। फिर दूसरा है समाजवादी चरण के दौरान सर्वहारा उत्पादन के साधनों का नियंत्रण करता है। ये भी सही है। फिर और देख लेंगे हम लोग, हाँ, 3 नंबर ऑप्शन है कि मार्क्स के सिद्धांत में विमुखता एक विषय और एक वस्तु के बीच के संबंध को संदर्भित करती है। मार्क्स के सिद्धांत में विमुखता एक विषय और एक वस्तु के बीच के संबंध को संदर्भित करती है, सही है। मार्क्स का साम्यवाद एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज की कल्पना करता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड, इसमें चारों का चारों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। चारों का चारों स्टेटमेंट मार्क्स से संबंधित है और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए, एंटोनियो ग्राम्सी, पहला कथन है कि सांस्कृतिक वर्चस्व सांस्कृतिक संस्थानों, मूल्यों और विश्वासों के माध्यम से शासक वर्गों के प्रमुख प्रभुत्व को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। एंटोनियो ग्राम्सी ने जैविक बुद्धिजीवियों पर जोर दिया जो श्रमिक वर्ग की पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है ना। जैविक बुद्धिजीवियों पर बल दिया जो श्रमिक वर्ग की पृष्ठभूमि से आते हैं, सही है। ग्राम्सी इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, ये तो इसका बेसिक ही है, तीनों सही है यहाँ भी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि हन्ना अरेंट के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं कि राजनीति में बहुलता का मतलब विचारों को साझा करने वाले विविध व्यक्तियों को शामिल होना है, बिल्कुल सही है। हन्ना अरेंट ने कहा था विटा एक्टिवा में 3 मुख्य गतिविधियाँ होती है, कौन कौन, श्रम, काम और क्रिया। विटा एक्टिवा में 3 मुख्य गतिविधियाँ शामिल है, श्रम, काम और क्रिया, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि हन्ना अरेंट के राजनीतिक सिद्धांत ने सक्रिय नागरिकता और राजनीतिक निर्णय लेने में भागीदारी पर जोर दिया, ये भी सही, यहाँ तीनों कथन सही हो जाएंगे। फिर है फ्रेंच फेनोन के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। इसे घबराना नहीं है फ्रेंड कि बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसा नहीं, जो जितना बड़ा होता है उतना ईजी होता है, बस इसमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है और उससे कोई डरने की बात नहीं है। पहला कथन है कि उपनिवेशीकरण में उपनिवेशित देशों को उपनिवेशीय नियंत्रण से मुक्त करने और आत्मनिर्णय बहाल करना शामिल है, तो ये फ्रेंच फेनोन का है, सही है। दूसरा है कि उत्पीड़न को मनोविज्ञान में उपनिवेशीय शासन के तहत नस्लवाद और हिंसा के मानसिक प्रभावों की जांच की गई, ये भी सही है। फ्रेंच फेनोन, अगला है, फ्रेंच फेनोन ने जोर दिया कि प्रमुख संस्कृति को अपनाने से सच्चे आत्म की हानि हो सकती है, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो वो है माओ जेडंग की शक्ति को मजबूत करने और उनके विचारधारा का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से चलाए गए राजनीतिक आंदोलन को क्या कहा जाता है। माओ जेडंग की शक्ति को मजबूत करने और उनके विचारधारा का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से चलाए गए राजनीतिक आंदोलन को सांस्कृतिक क्रांति कहा जाता है। ये याद रखिएगा फ्रेंड, क्या है, कल्चरल रेवोल्यूशन जो है माओ जेडंग का था, वो है सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च है, ठीक है ना, उसके बाद 100 फूलों को खिलने दो वाला है विचारधारा, उसके बाद ये सांस्कृतिक क्रांति है, और ये इसका क्रम, ये जो क्रिया किए हैं माओ जेडंग ने अपना,
इसका क्रम पूछा जाता है, ठीक है ना, तो उसमें से सांस्कृतिक क्रांति भी एक है। अगला है कि माओ जेडंग के क्रांतिकारी विचारों में किसानों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। यहाँ 3-4 स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें से एक सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको बस वो सिलेक्टेड ही मिलेगा जो राइट आंसर है, तो देख लीजिएगा, उसी को याद करना है हमको जो सही है, बाकी तो तीनों गलत हो ही जाएंगे। माओ जेडंग के क्रांतिकारी विचारों में किसानों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है कि किसानों को क्रांतिकारी संघर्ष की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। किसने माना? माओ जेडंग ने। अगला क्वेश्चन है कि रॉल्स की न्याय के रूप में निष्पक्षता यानी जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा किस विचार पर आधारित है। जॉन रॉल्स ने जो जस्टिस एज फेयरनेस न्याय के रूप में निष्पक्षता की अवधारणा दी, वह किस विचार पर, किस विचारधारा पर आधारित है, तो वो है सभी को सफल होने के समान अवसर होने चाहिए। सभी को सफल होने के समान अवसर होने चाहिए, उस पर आधारित है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि रॉल्स का वह सिद्धांत जिसके तहत असमानता को सही ठहराया जाता है, जिसके तहत असमानता को सही ठहराया जाता है, यदि इससे सबसे कमज़ोर वर्ग को लाभ होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो है अंतर सिद्धांत यानी डिफरेंस प्रिंसिपल। रॉल्स का अंतर सिद्धांत जिसके तहत असमानता को सही ठहराया जाता है, यदि इससे सबसे कमज़ोर वर्ग को लाभ होता है तो वहाँ पे असमानता को सही ठहरा सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे लास्ट की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि लेनिन की उस पार्टी की अवधारणा को क्या कहा जाता है जो मार्क्सवादी सिद्धांत की अपनी बेहतर समझ के कारण श्रमिक वर्ग का नेतृत्व करती है। तो लेनिन की उस पार्टी का नाम है अग्रदूत पार्टी यानी वैनगार्ड पार्टी। लेनिन की अग्रदूत पार्टी की अवधारणा जो है मार्क्सवादी सिद्धांत की अपनी बेहतर समझ के कारण श्रमिक वर्ग का नेतृत्व करती है। लेनिन की अग्रदूत पार्टी। तो इस तरह से हमारा आज 45 क्वेश्चन कंप्लीट होता है फ्रेंड, ठीक है। और इसको आप लोग ये पाश्चात्य राजनीतिक विचार यूनिट 2 का है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं यूनिट 3 यानी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ, भारतीय राजनीति विचारक के साथ। तब तक के लिए आपको कैसा लगा ये इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और उसको जोड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी टेट, पीजीटी या यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी करते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।